हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू चैप्टर लेके आ गया हूँ जो कि है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ जिसमें आप लोगों ने देखा कि वाई वी शुड रीड हिस्ट्री, व्हाट मैटर्स हिस्ट्री फॉर अस, है ना। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स अपन ने इस चीज़ के बारे में पढ़े, जितना कि जो बुक में जनरली दिया हुआ हमने सारे कवर कर लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो आप समझ रहे हैं हंटिंग गैदरिंग का किससे से रिलेटेड है कि जो पहले का पीरियड था हंटिंग गैदरिंग का, देन दे शिफ्टेड टूवर्ड्स ग्रोइंग फूड। तो उससे पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं है, तो आप लोग अब इसको और डिटेल में समझेंगे। तो फिर बच्चों चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले ये पर्सन देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है, देखिए, है ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी मूछें बनाएंगे। स्मार्ट बहुत लग रहा है, पीली मूछें अच्छी नहीं लग रही, दूसरी कलर ब्लैक मूछें अच्छी बनाई। ठीक है ना, ब्लैक अच्छी लगी, ब्लैक बना दे रहा है। ठीक है, ओ कितना स्मार्ट लग रहा है, डाकू। चलिए, अब ये डाकू है ना, इसका नाम है तुषार। अब तुषार जब ट्रेन की जर्नी कर रहा है तो क्या देखता है, अब इसकी उसने कुछ अपना वर्णन किया है तो अपन उसको समझेंगे। तुषार कहता है, तुषार कहता नहीं है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली। वह दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दिल्ली पता है आप लोगों को प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप क्या दिल्ली सर्च करेंगे, दिल्ली क्या है ना। दिल्ली जो एक स्टेट है, यूटी है, क्या है ना। तो सावरास के आपके में सर्च करना है ना। हाँ, फिर दिल्ली टू चेन्नई। तो चेन्नई प्लेस के बारे में आपको सर जी आपका होमवर्क है, बेसिक होमवर्क। एक तो आपकी ज्योग्राफी भी कवर कराएगा, है ना, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। तो इनमें जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, जब फोकस करेंगे तो हमारे प्यारे बच्चे बहुत 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 इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब भी कोई उनके घर पे आएगा तो वो तुरंत आंसर देंगे हर चीज़ का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा था कि जो तुषार था दिल्ली से चेन्नई जा रहा था फॉर हिज कज़िन की वेडिंग। कज़िन है उसका, उसकी शादी के लिए। ठीक है, देर वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन से जा रहा था। एंड ही हैड मैनेज टू स्क्यूज इनटू द विंडो सीट। और वो कैसे भी करके विंडो सीट ले लेता है। आप स्टोरी समझेंगे, है ना। स्टोरी जैसे आप अच्छे समझ जाएंगे ना, तो आप उसको ग्रास्प समझेंगे चैप्टर किससे रिलेटेड, किससे एसोसिएटेड। एक एनसीईआरटी में आपको दो चीज़ें काफ़ी अच्छी बेस्ट मिलेगी कि उसका जो टाइटल रहता है चैप्टर का काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहता है और आपको फुल इन्फॉर्मेशन देगा कि चैप्टर किससे रिलेटेड है, क्या आप आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब स्टोरी के थ्रू ये लोग बताते हैं। इनटू दी विंडो सीट के कैसे भी करके मैनेज कर रहा है विंडो सीट पे बैठने का। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास। जो उसकी नोज़ होती है ना, वो क्या करता है, जो ग्लास रहता है ना, आपने देखा होगा जब ट्रेन में जाते हैं तो कुछ डिब्बे ऐसे होते हैं जिसमें ग्लास लगा होता है ना विंडो सीट पर। तो वो ग्लास पर अपनी नोज़ चिपका के देख रहा था चीज़ों को। और वो क्या देखता है, ट्री एंड हाउसेज फ्लाई फास्ट। मतलब ट्री हाउसेज थे वो फ्लाई कर रहे थे। ठीक है, हिज अंकल टैप्ड ये शोल्डर। उसके जो अंकल जो साथ में बैठे उसका जो होल्डर है ना, उसको टच करते हैं एंड कहते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो। अब देखो इन्होंने स्टार्ट कर दिया ना कि इस तरह लिंकिंग करना। जो देखें 150 ईयर्स एगो की बात कर दी। एंड द पीपल बिगन यूजिंग बसेस फ्यू डिकेड्स लेटर। तो सार वंडर करने लगा, मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ्स वेयर एवर दे वर बोर्न, नॉट क्वाइट। मतलब उससे लगा कि ऐसा था कि लग जो मैं पहले जिन्होंने जन्म ले लिया वहीं पे रह रहे हैं, मतलब कहीं जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि नहीं था जब वो बोल रहा है पर्सन की ट्रेन 150 ईयर्स से वो स्टार्ट हुई थी, उसके बाद बस हुई थी। तो उससे पहले लोग क्या करते थे, कैसे ट्रैवल करते, तो इससे कॉन्शियस हो गया, वंडर कर रहा है कि ऐसे हाउ इज़ इट पॉसिबल, है ना। तो इससे रिलेटेड थोड़ा कंसर्न है। अब चलो अपन देखते हैं आगे क्या कहता है चैप्टर। तो चैप्टर कहता है कि अर्लीस्ट पीपल इसका टाइटल है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन दी मूव। समझना, इसकी एक एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, चलिए, वी नो अबाउट पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर। ये कह रहा है कि क्या आप भी सब लोग जानते हैं कि जो पीपल पहले रहे इन सब कॉन्टिनेंट एज अर्लियर 2 मिलियन ईयर, 2 मिलियन मतलब
समथिंग अबाउट 20 लाख ईयर्स एगो, ठीक है। 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन एंड 10 करोड़ इक्वल टू 1 बिलियन। तो आप इनको याद रखिए, बेसिक चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आप अगर 6 क्लास आपने मैथ भी पढ़ा होगा, जो फर्स्ट चैप्टर ये है नोइंग दी नंबर, उसमें आप देखेंगे। चलो अब मैं इस मैथ की बात नहीं करूँगा, इधर हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हिस्ट्री मेरा क्या रहता है, ऐसा पर्पज़ रहता है कि आप सारे सब्जेक्ट को लिंकिंग करके पढ़ें ना, तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा और साथ साथ सबका रिवीजन होता रहेगा। चलिए अब हिस्ट्री पे अब कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो पूछे ज़रूर, है ना। बिल्कुल नहीं सोचना है, तुरंत क्वेश्चन क्लिक करना है और मैं आंसर उसका दूंगा। चलिए, टुडे वी डिस्क्राइब देम ए हंटर गैदर। अब लोग जो पहले 20-20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे, उन्हें अपन आज क्या कहते हैं, हंटर गैदरर। हंटर माने क्या होता है, मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था। हंटर मीन्स होता है कि जो किसी जानवर को या किसी को हंट करता है, हंट मतलब किल करता है उनको। एंड गैदरर वो होता है कि जो फूड है, लीफ है, पेड़ से रिलेटेड मटेरियल है, उसको कलेक्ट करता है, किसी को किल नहीं करता। लाइक जैसे फ्रूट है रास्ते पे गिर गया तो उसको उठा ले, गैदर करता है। गैदर मतलब होता है कलेक्ट करना किसी चीज़ को, है ना। वो एडिबल्स भी हो सकते हैं, नॉन एडिबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कलेक्ट करना होता है, इसलिए उनको बोलते हैं हंटर गैदरर। दे हैड नो नॉलेज अबाउट हाउ टू ग्रो फूड। एग्रीकल्चर अवेयर नहीं थे उनको, तो उन्हें नहीं पता था। ऐसे ही हंटर के साथ होता था ऐसा, ठीक है। इसलिए उनको बोलते थे हंटर गैदर। 20 लाख ईयर्स पहले जो पीपल उनको हंटर गैदर बोलते थे। अब इसका चैप्टर का देखो, इसमें जो टाइटल क्या दिया है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, है ना। इन्होंने चैप्टर जो इससे ही रिलेटेड है कि हंटर गैदरिंग जो पर्सन थे, वो उन्होंने ग्रोइंग फूड में कैसे कन्वर्ट हुए, माइग्रेट कैसे हुए, उसकी पूरी प्रोसेस को अपन को इसमें चैप्टर में वो समझा रहा है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या बताया, द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। समझ रहे, इसमें खुद भी लिखा है, एनसीईआरटी कह रही है कि द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। फूड मतलब खाना, यहाँ से वो खाना लेके थे, उससे उनका ये नेम डाइव्ड हुआ है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, जो जंगली जानवर टाइप के होते हैं, खूंखार टाइप के रहते हैं, तो उनका जंगल में रहने वाले से उनको बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalk and eggs। कलेक्ट करते हैं, इसलिए उनका नाम ऐसा पड़ गया, ख़त्म बात। फिर हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस क्यों मूव होते थे, क्योंकि एक टाइम पर आप, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि अब हमेशा जैसे आपने कलेक्ट कर लिए यार, जानवर है खा लिए तो वो दोबारा नहीं हो पाए, तो अपन को एक दूसरे प्लेस अपन को शिफ्ट करना पड़ता था, क्योंकि अपन को दोबारा नहीं आती थी चीज़ों को ग्रो करना। फर्टाइलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं था, अपन बिल्कुल अवेयर नहीं थे। अपन जब जो चीज़ अपन को मिल गई है, खा ली, ख़त्म। अब ट्रैवल कर लिया, अब दूसरी जगह की खाएंगे, समझ गए। चलिए, अब हंटर मूव देन फर्स्ट इफ़। अब मैंने रीजन बताया खुद ही। बुक कहती है कि जो हंटर गैदर है, जो वन प्लेस से जो, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक तो ये प्लेस है, एक ये प्लेस है। अब क्या करते हैं वो लोग कि जैसे उन्होंने, जैसे यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल जैसे जो फूड मिल गए, पेड़ लगे हुए हैं, तो क्या करते हैं, और जैसे एनिमल्स हैं काफ़ी सारे, तो अब जब 2-3 लोग होंगे, चार, उन्होंने ये सब खा लिया, तो उनको तो नेचुरली टाइम लगेगा ना उतना ही ग्रो। एक जो पौधे को 15 साल लगते हैं या 20 साल या 5 साल है, तो उसको नेचुरली उतना ही लगेगा ना, उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अब यहाँ की पॉपुलेशन नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे, यहाँ के लोग यहाँ माइग्रेट करेंगे, चलते रहेंगे, ऑन द मूव रहेंगे। इसलिए मूव रहेंगे क्योंकि वो अब यहाँ की जो चीज़ों को हैं उस पर फोकस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो फिर वो ऐसे माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ की तो उन्होंने चीज़ें ख़त्म कर ली, खा ली सारी। अब यहाँ पे काफ़ी अबंडेंट है, तो वो इस यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगे और फिर यहाँ की चीज़ों पे फोकस करेंगे, क्योंकि दे हैव, उनके पास कोई आइडिया नहीं था हाउ टू ग्रो अगेन, तो मतलब ऐसा होता था, इसलिए ये सब किया जाता था। तो क्या कहते थे, अब जो इसमें रीजन क्या बताए, तो पहला रीजन उन्होंने बोला है, पहला रीजन फर्स्ट दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स। जितनी अवेलेबल प्लांट्स उन्होंने सारे खा लिए, एंड एनिमल रिसोर्सेज। अब वही चीज़ जो मैंने आपको उसको तरीके से बताई है ना, रिप्रेजेंट करके, ऐसे ही उन्होंने बता रहे हैं कि प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स खा लिए। देयरफॉर फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, दे वुड हैव हैड टू गो
एल्स वेयर इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि सर अल्टीमेटली पर्पज़ तो फूड ही था ना, तो फूड की वजह से उन्होंने यहाँ पे जो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई, रिसोर्सेज सारे ख़त्म, अब वो नेक्स्ट जगह ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होता। अब यहाँ अबंडेंट है वहाँ पे वो ट्रैवल करेंगे, या जहाँ उन्हें सस्टेनेबिलिटी रहेगी वहाँ पे जाएंगे ना। अब नेक्स्ट सेकंड क्या कह रहा है कि एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्री और इन केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल, ये भी एक रीज़न हो सकता है, मतलब कि ये मूव पे रहते थे, एक तो वाइल्ड कैटल उनका मिल जाए इन सर्च ऑफ ग्रास लीव्स, डेट इज़ वाई दोज हु अनटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। अब जो लोग वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका जैसे आज यहाँ पे है, आज यहाँ पे है, कल यहाँ पे हो सकते हैं। अब उनको जो उसको फॉलो कर रहा है उनको दे हैव टू गो ऑल्सो विद देम, अदरवाइज दे कैन नॉट फॉलो देम, उनके मूवमेंट को अपन को फॉलो करना पड़ेगा। तो अपन को इससे एक ये भी रीज़न है कि उनके मूव पे थे। फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। सीजन की अभी भाई एक रीज़न हो सकता है। सीजन क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पे रीज़न है, जैसे सीज़न है काफ़ी सारे अभी प्रेजेंट में, है ना। अब 20 लाख ईयर्स की पहले बात है तो नहीं पता था कि लाइक मौसम, जब ऐसा कहते हैं कि 12,000 ईयर्स है को, मतलब मौसम में चेंजेस आना हुए, क्लाइमेट चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। अब थर्ड क्या कहता है, प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं था कि जैसे कि अपन कश्मीर से सेब आ रहे हैं अपने यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ तो वहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो नहीं हो पाता है सब चीज़ों का, लाइक लीची, आप लीची खा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल तो हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो उन्होंने जो इस सीज़न में जहाँ पे नहीं मिल रही वो कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे खाने के लिए, यहाँ पर फूड नहीं तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो सीजन भी इसके वन ऑफ द रीज़न हो सकता है ऑन दी मूव के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, पीपल प्लांट्स एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, उन्हें नीड होती थी वाटर पीने की। तो ऑब्वियस सबको ही रहती है। वाटर इज़ फाउंड इन लेक में मिल जाता है, वाटर स्ट्रीम में मिलता है, रिवर्स में मिलता है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल, PRENNIAL, पेरिनियल क्या है इसमें आप देखेंगे, इसमें आगे बताया गया है। पेरिनियल मतलब द वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब पेरिनियल एक काइंड ऑफ एक स्ट्रीम कह सकते हैं या लेक जिसमें पूरी साल वाटर रहता है ना। ये कंप्लीट ही ईयर, मतलब उनका कोई सीज़न नहीं है कि लाइक रेन हो तो ही वाटर रहेगा, ऑलवेज वाटर रहेगा। आप जब भी सीजन में देखेंगे दे ऑलवेज फुल विद दी वाटर, इसलिए उनको पेरिनियल बोलते हैं कि हमेशा धारा में रहना, और फुल इन कैपेसिटी इज कॉल्ड पेरिनियल रिवर, पेरिनियल लेक कह सकते हैं, ठीक है। अदर्स आर सीजनल, ये बात दो टाइप्स की होती हैं, लेक रिवर कैन, तो पेरिनियल होता है और दूसरी होती है सीजनल। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव, बैंक्स माने होता है उनके किनारे पे रहते होंगे, हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग दी ड्राई सीजन, विंटर और विथ समर। अब जो सीजनल वाली है तो कहीं ना कहीं उन्हें दूसरी जगह जाना होता होगा पानी लेने के लिए, अदरवाइज जैसे सीजन है तो कोई इशू ही नहीं है। चलो नेक्स्ट है हाउ डू वी नो। अब यूपीएससी का क्वेश्चंस भी करती है, और आपका एक आपके पहले आप हमेशा क्या करना है, आपको मैं तरीका बताता हूँ एनसीईआरटी को अच्छे समझना और अच्छे से यूटिलाइज करने का, कि लाइक जो भी ये क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, ये क्वेश्चन दिया तो आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, फिर उसको ऑटोमेटिक अपने आप थिंकिंग कीजिए, माइंड में सोचिए इस बारे में कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब सोचिए, खुद से पूछिए कि अपन कैसे जानते हैं इन पीपल के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में। आप सोचो, थोड़ा माइंड में प्रेशराइज कीजिए, स्टॉर्मिंग कीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग इस प्रोसेस, उसमें क्या होता है ना कि आप अपन माइंड पे चीज़ें रिकलेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं, जितने भी आपके प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अपन रिकलेक्ट करके, और जो न्यू अभी थॉट्स है उस पर फोकस करते हैं, और फिर उस पर एक न्यू कुछ सोचने का ट्राई करते हैं, कुछ नया निकले, कुछ नया निकले, ऐसा करते हैं। तो हमेशा से रखिए जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए और फिर उसको समझने की कोशिश करिए। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या बताया, अब इन्होंने क्या बताया, एनसीईआरटी क्या कह रही है, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स
हंटर गैदरर, जो हंटर गैदरर थे उनके बारे में अपन कैसे जाने। अब किसके थ्रू बने, जो आर्कोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट मैंने बताया था कौन होता है, जो पास्ट की चीज़ों को क्या कहते हैं एक्सप्लोर करता है ना, स्टडी करता है, उन्हें बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। और आर्कोलॉजी क्या है, एक साइट है, ब्रांच ऑफ स्टडी है, वहाँ पे जो अपने पास्ट की चीज़ें हुई हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। हर चैप्टर में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, आप टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स इसका मिलेगा। चलिए, मैं अभी भी जैसे कोई चैप्टर में कोई पहले की कोई चीज़ आती है तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ, इससे दो बेनिफिट्स होंगे, आपका भी रिवीजन साथ साथ हो जाएगा और चैप्टर लिंकिंग करना भी आप सीख जाएंगे। तो आपको सारी चीज़ों में ऐसा नहीं अलग अलग सेपरेशन नहीं करना है, उसको ओवरलैप करके समझिए तो काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन होगा चीज़ों का, आपकी सोचने की थिंकिंग बढ़ेगी, ब्रॉड माइंडेड सोच पाएंगे चीज़ों को, कभी सेपरेट होकर नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ों को। चलिए, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। फाउंड, कुछ चीज़ें उन्होंने फाउंड की हैं जो मतलब उन्होंने सोचा कि ये लोग उन्होंने यूज की होंगी, ऐसा गारंटेड किसी का नहीं कि किया ही है, यूज़ की होंगी। इट इज़ लाइकली, लाइकली मीन्स ये होता है कि हाँ ठीक है, थोड़े अपन को चीज़ें मिल रही हैं तो यूज की होंगी उसी टाइम से रिलेटेड, कार्बन डेटिंग के थ्रू अपन पता लगाते हैं कि मतलब ऐसा हुआ होगा। Dead people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from trees and hides, animal skins, chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bones or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools। ठीक है, कोई बहुत सारी अपन को चीज़ें मिली हैं जिससे अपन मतलब ऐसे मतलब एक आइडिया आ सकता है कि मतलब ऐसे उन लोगों ने यूज़ की होंगी इसलिए अपन को मिली। ठीक है, अब आपको आगे चलेंगे। चलिए, अब जैसे जी देखो, ये इस टाइप का एक स्टोन मिला हुआ, अब इसका उन्होंने उपयोग किस में किया हुआ, स्टोन टूल्स, जो लेफ्ट में इधर सारा वाला, इधर इधर वाला लेफ्ट है, इधर वाला राइट है, ये एल ये आर। अब क्या लिखा है, स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, लेफ्ट वाला ये क्या कर रहा है आप खुद देखिए, मत पढ़िए उसको, पहले देखिए, ये स्टोन है, ये एक ट्री है और मिट्टी है और ये दोनों हाथों से इसको खोद रहा है, डिग कर रहा है। तो जब डिग कर रहा है ना, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, अब एडिबल रूट्स को कलेक्ट करने के लिए कर रहा हुआ है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं डिगिंग करने के लिए कर रहा है, तो उसकी जो एजेस है ना काफ़ी कोर उसकी काफ़ी पैनी है, तो उसको बेसिस पे इसका यूज कर रहा है। और दूसरा स्टोन है ना, वो उसका यूज क्या कर रहा है, तो स्टिचिंग द क्लॉथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। अब जो एनिमल स्किन से उन्होंने कोई चीज़ कलेक्ट किया उसको उन्होंने क्लॉथ बनाया, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दे हैव टू यूज़ द क्लॉथ और एज ए क्या कहते हैं नीडल, एज ए नीडल यूज़ कर रहे हैं इसको, है ना, इसी वाले स्टोन को, टू मेक इट बियरेबल। चलिए, स्टोन का यूज़ बता, अब नेक्स्ट क्या है, अब बता रहे हैं चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब उन्होंने कुछ प्लेसेस बताए हैं, दे जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग कि दे माइट बी यूज्ड फॉर लिविंग, है ना, कोई इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं, वो मतलब फैमिली नहीं कोई है कह रहा है, लेकिन जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ से अपन को चीज़ें मिल रही हैं, अपने पास फ़ोटो तो है नहीं है कि वीडियो अपन के पास हो कि अपन देख लें कि हाँ उस टाइम उन्होंने यूज़ की थी, अपने पास ऐसा नहीं है, अपने पास जस्ट एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे वी अज्यूम। ठीक है, तो चलिए, अब इन्होंने का एक मैप दिया है जिसमें क्या लिखा है, जिस सारा मैप है आपको मैप अभी दिखाऊंगा, पहले पढ़ लेते क्या लिखा, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्राइंगल्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे आप, है ना, कि इसमें लिखा है जो रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर। जो रेड ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल कैसा होता है, ऐसा होता है ट्राइंगल, मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं ट्राइंगल, और इसमें बोला है रेड कलर का ट्राइंगल, तो अपन उसको फिल कर देंगे। तो अब इस टाइप का जो भी टिक आपको इधर मिलेगा ना मैप में, दीज आर साइट्स रिलेटेड टू विथ साइट्स के आर्कोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंसेस ऑफ
हंटर गैदरर, ठीक है। और क्या कहते हैं, ओनली सम सोन ऑन द मैप, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर लेक्स। अब देखिए इम्पोर्टेंट लेक की बात करें, जो इंडेक्स दिया, इंडेक्स में क्या लिखा है, पेलियोलिथिक साइट्स, ट्राइंगल रेड ट्राइंगल, न्यूलिथिक साइट, मेगालिथिक साइट, अर्ली विलेज, मॉडर्न सिटीज़। तो अपन पेलियोलिथिक साइट्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि अपन का अभी पर्सपेक्टिव क्या है, किससे कंसर्न है कि हंटिंग एंड गैदरिंग से, ठीक है। वो एज की बात कर रहे हैं, तो सबसे देखो अगर पेलियोलिथिक इसको बोलते थे पेलियोलिथिक साइट्स, पेलियोलिथिक साइट मतलब ओल्डेस्ट, मतलब बिफोर द 12,000 ईयर्स एगो, समझे ना। आपको इसी चैप्टर में आगे आएगा, तो आपको इसको क्लासीफाई किया गया, पेलियोलिथिक कौन सा एज है, न्यूलिथिक कौन सा है ना, तो उसको अपन क्लासीफाई करके समझेंगे। अभी के लिए आप इतना जानें कि जो पेलियोलिथिक साइट्स ही हंटिंग गैदरिंग, इसको आप सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं, लाइक पेलियोलिथिक को हंटर गैदरिंग वाले एजेस में, है ना, उस टाइम ऐसा ही होता था। चलिए भीमबेटका एक साइट है, सबसे पहली बार इसको नोट डाउन करेंगे, और आपको बताना है, आपको अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ही करना है। भीमबेटका को गूगल पे सर्च करिए, मम्मा से पूछिए, पापा से पूछिए, नहीं आप कोचिंग तो अभी स्कूल तो नहीं जा रहे होंगे, तो चलिए आप खुद आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं तो आप इसका यूटिलाइज़ करेंगे, बताएंगे भीमबेटका कहाँ पे है, इसकी कौन से ज़िले में है, कौन सा स्टेट है, तो आप सारी जानकारी देंगे मुझे, ठीक है। और इसमें फिर कमेंट में बताएं कि किस किस ने देखा। चलिए भीमबेटका है ट्राइंगल में, और फिर कौन सी है, हुंसकी है, हुंसकी कौन से स्टेट में आती है ये भी आप पता करेंगे। कुरनूल केव्स है, तो ये तीन अपन ने इस मैप में देखी, सिर्फ मैप में जो देखा उसको बड़ी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, जितना आपके सिलेबस में उतना ही कवर करेंगे। हुंसकी, कुरनूल केव्स एंड भीमबेटका, तीन कौन सी हो गई, भीमबेटका, हुंसकी एंड कुरनूल, इनके स्टेट आपको पता करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ये तीन याद करेंगे, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, भीमबेटका, भीमबेटका, सेकंड है हुंसकी, हुंसकी, एंड थर्ड है कुरनूल केव्स, कुरनूल केव्स। चलिए अब क्या लिखा है इसमें, सच एज रिवर एंड लेक्स, देन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज पे लिखा है एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली स्टोन टूल्स इम्पोर्टेंट है। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। तो क्या करते हैं जनरली ऐसे प्लेसेस पे देखते थे कि यहाँ पे जो स्टोन की अच्छी क्वालिटी अपन को मिल जाए, जिससे उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाए। तो अब क्या होता है, अब चलिए अब देखते हैं, अब भीमबेटका के बारे में बताया गया तो भीमबेटका थोड़ा देख लेते हैं ना, इसमें चलो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको मैं अपन जी देख ली भीमबेटका जी को फ़ोटो, ये भीमबेटका है, ठीक है। थोड़ा आप इमेजिनेशन करिए, इन सब चीज़ों को लाइव फील करिए कि आंखें बंद करके इमेजिनेशन, लाइव भीमबेटका में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सोचिए कि वाह भीमबेटका मम्मा पापा घुमाने लेके आए, भीमबेटका है ना, तो आप इमेजिन करिए और फील करिए इन सब चीज़ों को। फिर ये थोड़ा इमेजिनेशन करिए कि लेवल फूड गैदरिंग जो पर्सन थे वो कैसे रहते थे, या वे हंटिंग वाले जो पर्सन रहते थे कैसे रहते थे, इन सब चीज़ों को लोग सोचिए, थोड़ा इमेजिनेशन करिए, काफ़ी आपको इफेक्टिव बेनिफिट्स मिलेगा इन सब चीज़ों का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग किससे रिलेटेड, रॉक पेंटिंग क्या है, जो पेंटिंग्स थी जो अपन को भीमबेटका जो केव्स है वहाँ पे मिली हैं। तो ये कहाँ से एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड वहाँ से है कि जो केव्स है वहाँ पे जो पीपल रहते थे पहले हंटिंग गैदरिंग वाले, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको बनाई थी, तो ये उससे ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं चीज़ों। जैसे अब ये पेंटिंग देख रहे हैं ना, इस पेंटिंग को आप देखिए, ये पेंटिंग को आप देखिए, इस पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। रॉक पेंटिंग व्हाट दे टेल अस, क्वेश्चन कर रही है ना, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी कर रही है, तो अपन को आंसर देना है। तो सबसे पहले इस पेंटिंग कोई इसमें ज़्यादा हाईली इसमें वो डिटेलिंग नहीं है, जस्ट अ पेंटिंग्स है, आप देखेंगे इसमें रॉक पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। अब देखिए, many of the caves in which these early people lived have painting on the wall. Some of the best example are Madhya Pradesh, Southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. और उसके टाइम से अपन कंपेयर करें तो काफ़ी सारी मतलब इसकी स्किल थी, एक्यूरेसी थी, है ना, करेक्टनेस थी। अब जैसे ये देखिए इन्होंने ये जो इसमें जो डिपिक्ट किया है, डिपिक्ट ऐसा कर लग रहा है कि जैसे कोई पर्सन है वो हंट कर रहा है किसी एनिमल का, एनिमल ऐसा लग रहा है, सीम्स लाइक अ डियर, है ना, हिरन टाइप जैसा कुछ लग रहा है कि उसको हंट कर रहा है।
तो आप इसको एक पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है, अपनी भीमबेटका से। और क्या कहते हैं, किन्होंने की है, जो पर्सन थे वो थे हंटिंग गैदरिंग वाले जो पर्सन थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको बनाया है, ऐसे अपन लोग अजम्पशन क्रिएट कर रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। अब आपको स्टेट तो पता चल गया कि भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। चलिए और क्या क्या मिल रहा है आपको इन्फॉर्मेशन। भीमबेटका की तो आपको मिल गई, लेकिन अब अभी बचे नहीं हूँ, अभी आपको हुंसगी और कुरनूल के बारे में रिसर्च करना है। ऐसे ये आपको दिखाए ऐसे ही उसके बारे में सर्च करिए। दिस इज एन ओल्ड साइट विथ caves and rock shelters. People choose these natural caves because they provide shelter from the rain. अब उन्होंने ये बता रहे हैं कि जो भीमबेटका जो साइट थी, केव्स थी, ओल्ड साइट है पहली बात, विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर, रॉक शेल्टर की ऑब्वियसली। अब उन्होंने बताया कि उस टाइम पीपल क्यों इसको चूज़ करते थे, उसका आंसर दे रहा, क्वेश्चन नहीं पूछा, जस्ट आंसर दिया कि वो इसलिए चूज़ करते थे कि जो बिकॉज से, देखिए बिकॉज से कनेक्टिव बर्ड्स। अब बिकॉज के बाद ये बोल रहे हैं कि दे प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर काहे से, रेन से, लाइक रेनी सीजन है तो उन्होंने कोई इशू नहीं, उसके अंदर बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रोटेक्ट करता है हीट से, विंड से, हीट जो हीट वेव्स रहती है उससे प्रोटेक्ट करता है, विंड से कोई तेज हवा आ रही तो उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू दी नर्मदा वे। नर्मदा एक वेली, नर्मदा एक रिवर है जिसके बारे में आपको बताना है, आप रिसर्च करेंगे इसके बारे में कि नर्मदा का ओरिजिन कहाँ पे है, कितने इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी आप जियोग्राफी के चैप्टर में आप देखेंगे कि ट्रिब्यूटरी माने क्या होता है। चलिए और चलो क्या कहते हैं, नर्मदा, कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज़ टू लिव हेयर। चलो ठीक है, इसमें आप और भी अगर कोई रीज़न आपको लग रहा है कि इसकी वजह से भी यहाँ रुकते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। चलिए आगे आते हैं। अब इसमें दिया है साइट्स। साइट्स क्या होती हैं, तो साइट्स की बताया कि साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स ईटीसी वर फाउंड। ठीक है, साइट जस्ट एक काइंड ऑफ एक एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर्ड साइट है कि वी एक्सपेक्टेड दिस दिस प्लेस इज विथ न्यूमरस रिसोर्सेज प्रेजेंट बिफोर दी, सोर्सेज मिल सकते हैं तो अपन उस चीज़ को साइट कह सकते हैं। लाइक कुछ चीज़ें अपन को एविडेंसेस वहाँ से मिले तो अपन उससे कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन, तो अपन उस पर और एक्सप्लोर करते हैं कि कहीं ना कहीं और चीज़ें अपन को मिले, तो वो प्लेसेस को बोलते हैं साइट। दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। ऑब्वियसली जो पहले जो यूज की गई होंगी तो उन पर अपन रिसर्च करते हैं। These may be found on the surface of the earth, may be found on the surface of the earth, buried under the earth, सरफेस पे भी मिल सकती हैं। अब अंदर मतलब अर्थ के अंदर तो अपन धीमे धीमे डिगिंग करके उनको खोजते हैं ना, डिस्कवर करते हैं साइट्स को। और समटाइम इवन अंडर वाटर, वाटर के अंडर की बहुत पुरानी बात है, अब 2 दिन पहले की तो है नहीं, आज से अगर 20-50 साल आप देखे हो जाए कोई प्लॉट खाली डला रहता है, अगर आप अपने बच्चे आप लोग देखोगे ना कि घर के आसपास कोई प्लॉट खाली देखा 5-10 सालों से पानी भरा हुआ है, गंदगी हो गई, ऊपर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा डला है, तो जब 5-10 साल में अंतर हो जाता है तो अपन जहाँ 20 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं तो सोचिए कितना काफ़ी डिफरेंसेस रहा होगा, है ना। अब इन्होंने क्या बताया, जो फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब जो फायर की जो फाइंडिंग हुई थी उससे रिलेटेड ये बात कर रहे हैं कि इसे कैसे हुई फायरिंग, सॉरी फायर के कैसे इसकी फाइंड किया है ना। तो ये जो कुरनूल वाली जो केव्स है ना, मैप में देखेंगे अब कुरनूल केव्स, ये रही कुरनूल केव्स। ठीक है, अब आपको बताना है कौन, वो तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है, आपको बताना है कौन कौन से स्टेट में मिलेंगे। चलिए इन्होंने बताया कि जो कुरनूल जो केव है, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड। ऐश माने होता है राख, लाइक आग का उपयोग करके किसी चीज़ को जलाया हो तो उसके बारे में बताया गया है। हैव बीन फाउंड हेयर, दिस सजेस्ट कर रही डैट द पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। ऑब्वियसली जब ऐश मिल रहा है तो उन्होंने जलाया होगा तो फायर से अवेयर होंगे। फायर कोड हैव बीन यूज। अब उन्होंने बताया जी मतलब पहले यूज़ किस लिए करते थे फायर का, आप बताइए क्यों यूज करते होंगे। अब उन्होंने बताया देखो, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, फायर को एज ए मतलब नाइट में उसको लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। रोस्ट मीट, मीट को रोस्ट करने के लिए करते हैं। एंड टू स्केयर
अवे एनिमल्स, क्या अवे होते हैं मतलब किसी को जानवर है, कोई वाइल्ड एनिमल्स रात में आ गया तो उसे भगाने के लिए भी इसका यूज होता है। वॉट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, टुडे मतलब अब ये कह रहा है अब क्या अभी यूज़ कर फायर का कैसे यूज करते हैं, ये कह रहा है कि अभी अभी मतलब आज वो लोग कैसे यूज करते हैं फायर का। फायर मतलब जो आग होती है ना, तो आप बताएंगे किसके कैसे यूज करते हैं ना, तो आपको बताना है, मैं कमेंट में बताना है कि मतलब कैसे यूज करते हैं। अभी पहले तो बता दी उन्होंने जनरल की, अब आ जाते हैं नेम्स एंड डेट्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक, इससे आप क्या करेंगे ना, इसमें नेम एंड डेट से तो आप अच्छे से क्लासीफाई करेंगे और ब्रॉड थिंकिंग करके एक से सेपरेट चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, है ना, अच्छे से डिस्टिंग्विश कर लेंगे किसी भी साइट्स को, गए हंटिंग गैदरिंग कौन से पीरियड से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब देखिए आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर दैट टाइम दैट वी आर स्टडिंग, जो अब हम जो टाइम को स्टडी कर रहे हैं उसमें आर्कोलॉज काफ़ी सारे मतलब नाम दिए हुए हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक स्पेलिंग याद करो, PALEOLITHIC, ठीक है। अपन इसको अब ब्रेक करेंगे और एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग माने ओल्ड एंड लिथोस माने होता है मीनिंग स्टोन, ठीक है। तो अब जो नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle, upper Paleolithic. एक तो लोअर होता है, एक मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, तीन पैलियोलिथिक को इसमें डिवाइड किया गया है। जो कंप्लीट जो स्पैन ऑफ द टाइम है फ्रॉम 2 million से लेके टिल 12,000 ईयर्स एगो, इसको क्या तीन ब्रॉड थीम में उन्होंने बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस, कि स्टडी अच्छे से कर सके। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। ऐसा कहते हैं कि जो 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है वो यहीं से है, फिर 1% अपन लोग अभी का कवर कर। अब सोच लो 99 तो कितना ब्रॉड होगा, कितना बड़ा होगा। दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मीजोलिथिक। अब मिडिल स्टोन आ गया, पहले था अर्ली स्टोन, ठीक है। देन वी हैव मिडिल स्टोन, मिडिल स्टोन स्टार्ट फ्रॉम 12,000 टिल 10,000। ये पीरियड कौन सा है, यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस है, लाइक क्लाइमेट चेंजेस हुए, क्लाइमेट चेंजेस लाइक इसको अर्थ स्टार्टेड वार्मिंग, है ना, जो समर टाइम था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना, तो ऐसे सब चीज़ों पे काम हुआ। हाँ, फिर उसके बाद स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, टाइनी तो हमारे टाइनी मतलब छोटे होने लगे जो स्टोन टूल्स थे, एंड आर कॉल्ड, इसलिए उनको क्या बोलते हैं माइक्रोलिथ, ये छोटे होने लगे तो माइक्रोलिथ कहने। अब माइक्रोलिथ वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज शॉ एंड सिकल। शॉ सिकल क्या होता है, बोन्स एंड वुड टू मेक अ सच ए टूल सच एज शॉ सिकल्स, है ना, एंड एट द सेम टाइम other varieties of tools continue to be in use, है ना। और ये भी कह रहा है कि जो जो और डिफरेंट वेराइटीज़ थी ऑफ टूल्स की वो भी कंटिन्यू रही टू बी यूज़ करने के लिए, ठीक है। कोई भी अगर जो चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ लिया करो, कभी कभार क्या होता है चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं समझ में, मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से किया है, फिर भी अगर कोई इशू आ जाए तो आप बेझिझक पूछिए चीज़ों को, मेरा काम ही है समझाना आप लोगों, आपका सेटिस्फेक्शन होगा तभी मेरा काम सही रहेगा, ठीक है। चलो वी हैव आल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, ठीक है। और न्यूलिथिक पीरियड आपने देख लिया, नेक्स्ट फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स है, वो मतलब 10,000 से लेकर 10 अपन न्यूलिथिक वाला ये चीज। वी हैव आल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, सॉरी गाइस आई एम फीलिंग स्लीपी थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं। एक तो क्या लाइट नहीं है बच्चों में बहुत देर से घर में, तो रूम में बैठा हूँ, गर्मी काफ़ी लग रही है, कोई नहीं, मतलब मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है। चलिए चलो, इज़ नॉन एज न्यूलिथिक, व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स। We have also mentioned the name of some places, you will find the names of many more places in later chapter,
Very often we use present day names of places where people lived in the past because we do not know what they called them. ठीक है, इतना कुछ खास नहीं था। अब आ जाता है चेंजिंग इन्वायरमेंट। चेंजिंग इन्वायरमेंट अब क्या होता है, आपने देखा कि हंटिंग गैदरिंग अब आ जाता है फूड प्रोड्यूसर के रूप में। ठीक है, चलिए चेंजिंग इन्वायरमेंट क्या है। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस। 12,000 ईयर्स एगो, समझ रहे हैं, 12,000 ईयर्स एगो वहाँ से क्या हुआ, मेजर चेंजेस स्टार्ट हुए इन्वायरमेंटली। तो वहाँ से तो मतलब फूड ग्रोइंग के बारे में अब कुछ ना कुछ स्टार्ट होने वाला है। Climate of the world with the shift to relatively warm climates, warm conditions in many areas, this led to the development of grassland। जब climate change हुई तो development किसका हुआ, grassland, warm condition। this in turn led to the increase the number of deer। जो जब grassland बढ़े तो number of deer, antelope, wild animals, goat, sheep, cattle, एनिमल्स डेट सर्वाइव ऑन ग्रास। जो ग्रास पे सर्वाइव होते हैं ऑटोमेटिकली, जब उसका मटेरियल बढ़ेगा तो उसकी जो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स पर फोकस करने लगे। इट लाइकली डेट दिस हेल्प पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग। ऑब्वियसली it started thinking like uses of sheep, cattle and different new uses after not only hunting. They started using goat gives some milk, then they started using milk of goat, cattle, है ना, sheep की जो ऊपरी खाल होती है उसका यूज़ करने लगे, है ना, शॉल वॉल बनती है तो उससे वो कपड़े बनाने लगे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दी। तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, उन्हें लर्निंग हुई, ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में पता लगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये हेल्प की होंगी। तो ऐसा हार्डिंग एंड रियरिंग, हार्डिंग क्या मतलब जो टेक केयर करते हैं, जो लिव स्टॉक्स होते हैं उनका टेक केयर करते हैं, उनको मतलब उनको पालन पोषण करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हर्डर एंड द रियरर दीज एनिमल देम सेल्फ। फिशिंग आल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। फिशिंग होता है जो मतलब मछली पालन, उसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर क्या होता है, फार्मिंग एंड हर्डिंग। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent। ये सब क्लाइमेट की वजह से चीज़ें हुई। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें फूड के रूप में उपयोग करने लगे हैं। लर्न वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे राइपन। अब उन्होंने के बाद ये सब चीज़ें हुई तो उन्होंने कि एक जनरल टेंडेंसी करी अपने ऊपर, समझ डेवलप्ड करी कि प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स। प्रोबेबली चल रहा है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो वहाँ के मैन वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, उन्होंने स्टार्ट किया ग्रेन्स एज ए फूड के रूप में। एंड लर्न अबाउट वेयर दे ग्रू, उनके बारे में से कहाँ पे जो ग्रो हुए। एंड व्हेन दे राइपन, कब जे मतलब ये फसल के लायक, वो कटने के लायक है ना, यूज्ड फॉर ईट। देन फिर उसके बाद दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम सॉरी बच्चों। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelter। अब क्या हुआ बच्चों, उन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट करने लगे और टेमिंग एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। उन्हें फूड वूड मिलने लगा, काफ़ी उनसे बेनिफिशियल होने लगे, है ना, एनिमल। तो दे स्टार्टेड थिंकिंग दे आर इज काइंड ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, वी शुड नॉट हंट देम जस्ट टू यूटिलाइज देम इन डिफरेंट वे, है ना। तो ऐसे उनकी थिंकिंग डेवलप्ड हुई है। इसी प्रकार से उन्होंने फार्मिंग भी स्टार्ट की, है ना, फिर हर्डिंग वो एनिमल्स के लिए उन्होंने यूज की चीज़ों को। एंड देन बिकेम द बोथ फार्मिंग एंड हर्डर that animals that were relatively gentle to come near the camps where they live। these animals such as sheep होती थी, goat है, cattle and also the pig lived in the herds and the most of them ate grass ही खाते थे जनरल, इतना कोई इशू नहीं रहता था। often people protected these animals
एनिमल फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल, दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर। ये अपने ऐसे बताया इन्होंने कि ये ऐसे प्रोसेस डेवलप्ड हुई होंगी, तो जिसकी वजह से उन्होंने स्टार्टेड हर्डिंग एंड फार्मिंग। अब क्या बुक क्वेश्चन कर रही है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्प्ड। अब इन्होंने ऐसा बोला कि मतलब अब आप लोगों को डिसाइड, मतलब आप लोगों से पूछ रहे कि आपको कहीं ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा क्यों हुआ होगा कि लाइक इन्होंने ये यानी कोई रीज़न, या कि जो डॉग है ना वही सबसे पहले क्यों एनिमल टेम किया, मतलब पाला गया। टेम माने होता है पालना। तो अब क्या कहते हैं डोमेस्टिकेटेड, या डोमेस्टिकेटेड मतलब आप एनिमल को घर में रख रहे हैं अपने आसपास, तो उसको बोलते हैं तो टेम। ठीक है, तो डॉग को इसका आज भी आप जैसे देखेंगे ना बच्चों की लायक, अब जैसे मैं भी अपने जैसे मामा जी घर पे जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कुत्ते मिलते हैं, मतलब उन्होंने पाले हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वो बताते हैं कि लाइक जैसे कोई वाइल्ड एनिमल्स आ जाता है तो उस पर ये मतलब बार्क करते हैं, भौंकते हैं, तो उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं अपने जो एग्रीकल्चर साइट्स हैं जहाँ पे जो क्या कहते हैं सीड्स ग्रो करने डाले हुए हैं, तो उनसे भी हेल्प करती है ना। तो रात में जैसे हम लोग सो जाते हैं तो पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि देवर ऑनेस्ट होते थे, है ना। तो ये सब चीज़ों से अपन कह सकते हैं कि इसलिए डॉग को पहले पाला गया है कि ये काफ़ी कहीं तक अपन को प्रोटेक्ट करते थे, काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। यहाँ तक कि मुझे लगता है, फिर आप अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन देंगे, फिर मैं देखता हूँ। चलिए, अब डोमेस्टिकेशन क्या होता है, अपन टेम पढ़ा, ऐसे सब एनिमल्स के बारे में पढ़ा। अब डोमेस्टिकेशन होता क्या है, तो इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन का जस्ट मतलब जो होता है कि आप ग्रो प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं और लुक आफ्टर एनिमल्स का ध्यान रख रहे हैं, इसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल डेट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल। ऑब्वियसली जो डोमेस्टिकेटेड हो गए वो आपसे काफ़ी फ्रेंडली रहेंगे, आपको बाइट नहीं करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके साथ खेलेंगे ऑब्वियसली। अब बच्चों आप लोग कुछ लोगों के पास आपके यहाँ डॉग्स होंगे, कोई कैट भी हो सकती है किसी के यहाँ पे, तो आप लोग पालते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ सो रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपको कभी नहीं काटे। छोटे बच्चों को जैसे उन्हें बच्चा भी है तो उसको नहीं काटते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, वो मतलब वाइल्ड एनिमल नहीं है, अब वो आपके साथ आपकी जगह बहुत जल्दी फ्रेंडली हो गए हैं, आपके लिए डोमेस्टिकेटेड हो गए, घर में रहने लायक हो गए, इसलिए उन्हें बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड। चलो, फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज। सही, ऑब्वियसली ये भी एक रीज़न है कि जो डिसीज़ ना हो सके अपन को, उनको तो ऐसी चीज़ों को ही पालते हैं, हर किसी को नहीं पालते हैं। दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। सही है, लार्ज साइज ग्रेन होता है उसको लोग सेलेक्ट करते हैं। एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए, जिससे कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक इसलिए होती है जैसे कि जैसे कभी हवा तेज हो, आंधी आए, तो प्रोटेक्ट करे। लाइक कोई एनिमल्स आ जाता है या कुछ हवा फवा जो नेचुरली चीज़ें होती हैं ना, तो उससे अपन को प्रोटेक्ट करे, इसलिए सब चीज़ें देखी जाती हैं। कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, ओब्वियसली इसी भी रीज़न हो सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने से स्टॉक। सीड्स फ्रॉम selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities। क्वालिटी को जो प्रायोरिटी करने के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants became different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals। चलिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ तक पढ़ा देता हूँ। रियरिंग एनिमल्स आपको मैं कल पढ़ाऊँगा, इसलिए कल पढ़ाऊँगा क्योंकि लाइट भी नहीं है बहुत देर से, तो कहीं इशू ना आ जाए, है ना। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, और दूसरी बात टाइम, एक तो क्या वीडियो ये काफ़ी बड़ी हो रही है, 44 मिनट्स हो गए हैं, तो आई थिंक हम लीव करेंगे इसको, जिससे कि आप लोगों पे भी ज़्यादा बोझ ना आए चीज़ों के लिए। आप प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हो, और आपको इतना सारा पढ़ने को मिलेगा तो आपको
डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बेस्ट मिले, क्वालिटी मटेरियल मिले और अच्छा मिले। चलिए अपने इसको ख़त्म करते हैं। लुक एट दीज टू सेट ऑफ टीथ। अब ये टू सेट ऑफ टीथ है, इसको देखिए। जस्ट अज्यूम करिए किसके हो सकते, जस्ट अज्यूम करना है, थिंकिंग करना है। आपको आंसर नहीं पता कोई बात, एटलीस्ट सोचिए तो। जो क्या आपको सोचते ही भी अगर आप रहेंगे ना तो काफ़ी आपको, जब भी ऐसे कोई ऐसी चीज़ आएगी या कुछ आए तो आपका मन तुरंत स्ट्राइक करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो आप क्या करें, कभी भी जैसे कोई आए तो एक बार क्वेश्चंस करना सीखिए। खुद से भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आंसर जब मिलेगा ना तो आप ऑटोमेटिकली कैच कर लेंगे। थिंकिंग तो स्टार्ट करिए आप लोग, है ना। चलिए, विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू ए वाइल्ड पिग एंड विच टू डोमेस्टिकेटेड वन। डोमेस्टिकेशन वाज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट बिगन अबाउट 12,000 ईयर एगो। Virtually all the plants and animals produced that we use as a food today is a result of domestication। ठीक है, some of the earliest plants to be domesticated were wheat होते थे। जो अर्लीस्ट प्लांट्स की बात करें डोमेस्टिकेटेड हुए, लाइक वीट है, बार्ली है। वीट माने आपको पहले ही बताया था गेहूँ है, बार्ली माने जौ होती है ना। जौ आप बच्चों अपनी मम्मा से पूछेंगे वो आपको दिखा देंगे, अगर उनके पास हुई तो वो दिखा देंगे। दी अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप है एंड गॉट है ना। तो जैसे ये सब चीज़ों को आप याद रखिए। एग्रीकल्चर सीड्स उसके बारे में बात करते हैं, वीट, बार्ली एंड अलग एग्री अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन से, शीप है, गॉट है। तो यहाँ पे सब चीज़ों को याद रखेंगे। अब देखना, चलिए देख लेता हूँ मतलब कितना बचा हुआ है। काफ़ी सारा है तो मैं आपको इसको वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। चलिए डोमेस्टिकेशन हो गया। अब जो न्यू वे ऑफ लाइफ है इसको अपन बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब मैं इसको इधर ही स्टॉप करता हूँ। चलिए बच्चों, आप लोग फन करिए, एंजॉय करिए और पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी करिए। और पढ़ाई का वातावरण मैं ऐसा रखूँगा कि आप पढ़ेंगे भी साथ साथ और एंजॉय भी करेंगे। बी एनर्जेटिक, स्टडी करिए बढ़िया अच्छे से और एंजॉय करिए लाइफ को। आप लोगों को, आप लोग हमारे फ्यूचर हैं, आप लोगों को बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो बस पढ़ते रहिए अच्छे से, सारे सब्जेक्ट करेंगे आप और अपने दोस्तों में शेयर करिए। क्योंकि बता देना सबको कि आयुष भैया जिंदाबाद, उनके लेक्चर आने लगे, अब धमाल होने वाला है क्योंकि आयुष भैया आ गए हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, ध्यान रखें आप लोग, आप सारे बच्चे अपना।